वेलकम बैक एवरीवन। आज हम नए चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जो कि है लेटर वैदिक पीरियड। अब तक हमने अर्ली वैदिक पीरियड यानी कि ऋग वैदिक पीरियड को डिटेल में समझा। हमने देखा कि अर्ली वैदिक सोसाइटी लार्जली पेस्टोरल थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिवली सिंपल थे और जोग्राफिकल फोकस मेनली नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो कि सप्त सिंधु एरिया थी उससे रिलेट करता है। लेकिन हिस्ट्री में सोसाइटीज़ जो होती हैं वो स्टैटिक नहीं होती। टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन एक्सपेंड होती है, नए जोग्राफिकल रीजन्स में सेटलमेंट होता है, एग्रीकल्चर डेवलप होती है, सरप्लस प्रोडक्शन बढ़ता है और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए नज़र आते हैं। और एग्जैक्टली इसी प्रोसेस को हम लेटर वैदिक पीरियड में ऑब्जर्व करते हैं। सो टुडेज सेंट्रल क्वेश्चन इज अर्ली वैदिक सोसाइटी में ऐसा क्या चेंज हुआ कि लेटर वैदिक सोसाइटी का कैरेक्टर काफ़ी डिफरेंट हो गया। यही क्वेश्चन हमारी पूरी क्लास को ड्राइव करेगा। तो सबसे पहले अगर एक बार हम टाइमलाइन को रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 1500 से लेकर 1000 BCE से बिलोंग करता है। और वहीं अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 1000 से लेकर 600 BCE से बिलोंग करता है। बट जो ये डेट्स हैं ये एब्सोल्युटली वे में हमें नहीं समझनी है। जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जो क्रोनोलॉजी है वो अप्रॉक्सीमेट के नज़रिए से हमें उसको देखना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्चुअल जो सीक्वेंस है उसको हमें बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जैसे कि हमने पहले अर्ली वैदिक देखा, फिर हमने इसका एक्सपेंशन देखा टूवर्ड द ईस्ट, फिर हमने एग्रीकल्चर में सरप्लस देखा, लार्जर सेटलमेंट्स देखे, टेरिटोरियल किंगडम्स देखे, स्ट्रॉन्गर किंगशिप देखी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखा और देन हम उसके बाद इमरजेंस देख रहे हैं लेटर वैदिक सोसाइटी का। ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है हम आज इसी को समझेंगे, ये कि आपस में किस तरीके से ये इंटरलिंकेज्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर हम लेटर वैदिक पीरियड के इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका सेकेंड फेज ऑफ द वैदिक एज से बिलोंग करता है। ठीक है, ये आपका ऋग वैदिक एज का यानी कि जो वैदिक एज है उसका सेकेंड और द लेटर पार्ट है ये। और अगर इसमें सोसाइटी की अगर बात करी जाए तो इसमें जो सोसाइटी थी वो मोर सेटल्ड इन नेचर थी एज़ कम्पेयर टू दी अर्ली वैदिक फेज। और एग्रीकल्चर यहाँ पे हमें सरप्लस देखने के लिए मिलता है, सोसाइटी हमें हेरार्की देखने के लिए मिलती है और जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये आपकी मोर ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें देखने के लिए मिलती है। मेन सोर्सेज की अगर बात करी जाए, जिस तरीके से हमने अर्ली वैदिक फेज में देखा था, तो उस टाइम में उस फेज को समझने के लिए जो मेन सोर्स था वो ऋग्वेद था। उसी तरीके से लेटर फेज को समझने के लिए हमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्रह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद, लेटर पोर्शन ऑफ द ऋग्वेद में फोकस करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं जोग्राफिकल एक्सपेंशन की। अगर इसके जोग्राफी की अगर बात करी जाए तो अर्ली वैदिक पीपल का जो मेजर जोग्राफिकल एरिया था वो सप्त सिंधु रीजन था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में एक मेजर जोग्राफिकल शिफ्ट हुआ और जो वैदिक कल्चर है वो ग्रेजुअली ईस्टवर्ड एक्सपेंड हुई। अब फोकस पंजाब के नॉर्थ वेस्ट रीजन से मूव होकर आपका गंगा यमुना जो द्वाब है और वी कैन से दैट द अपर गंगा वैली की तरफ होने लगा। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स और कल्चर्स इमर्ज करते हैं और आपको पर्टिकुलरली ये याद रखना है कि जो कुरु पंचाल रीजन था वो लेटर वैदिक कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया। इसलिए अगर यूपीएससी में पूछा जाए कि लेटर वैदिक कल्चर का मेजर सेंटर कौन सा रीजन था तो हमें उसके आंसर में कुरु पंचाल रीजन को की इम्पोर्टेंस को समझना है। तो अगर इसमें देखा जाए तो जो लेटर वैदिक पीरियड पीपल जो थे, जो लेटर वैदिक सिविलाइजेशन थी वो ईस्टवर्ड की तरफ बढ़ी और उसका जो सेंटर ऑफ कल्चर क्या था, कुरु पांचाल रीजन था। ये जो रीजन इसने जो ऑक्यूपाइड किया इस टाइम के लोगों ने वो आपका वेस्टर्न यूपी, गंगा यमुना द्वाब, हरियाणा, दिल्ली एंड सम पार्ट ऑफ द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड टूवर्ड द कौशला एंड विदेहा हमें देखने के लिए मिलता है। देन इंपॉर्टेंट रिवर्स देख लें अगर हम इस रीजन की तो हमें गंगा देखने के लिए मिल रही है, यमुना देखने के लिए मिल रही है, गोमती देखने के लिए मिल रही है,
घग्गर देखने के लिए मिल रही है, जिसको हम सरयू भी कहते हैं, और गंडक, और जिसको हम सदा नीरा रिवर भी कहते हैं, ये देखने के लिए मिल रही है। ये जो रिवर है आपकी सदा नीरा, जो टर्म है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एज़ पर द लेटर वैदिक पीरियड। अगर हम इसकी बात करें सदा नीरा और जो कि गंडक रिवर है, तो इसमें इसके अराउंड हमें विदेहा रीजन का रेलेवेंस देखने के लिए मिलता है, जो कि आपका मेंशन है सतपथ ब्राह्मणा में। तो अगर हम बात करें कि ये जो पीपल थे, इन्होंने ईस्टवर्ड मूवमेंट क्यों करी, जब ये सप्त सिंधु रीजन में रह रहे थे और वहाँ पे इनका जो रीजन था एज़ कम्पेयर टू द अर्ली फेज धीरे धीरे करके उस डेवलप हो रहा था, तो इनको क्या ज़रूरत पड़ी कि ये ईस्ट की तरफ मूव करें। तो अगर हम इसमें के इसके रीज़न जानने की कोशिश करें, तो इसके पीछे हमारे मल्टीपल फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट था आपका एग्रीकल्चर। तो जो अर्ली सोसाइटी में जो पेस्टोरलिज्म का इम्पोर्टेंस जो था वो बहुत ज़्यादा था, बट जो लेटर वैदिक पीरियड में जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस आपकी कंसिडरेबली इंक्रीज़ हो गई। और जो एग्रीकल्चर के लिए हमें जो फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स चाहिए होते थे, वो हमें गंगा यमुना जो दोआब रीजन है वहाँ से हमें मिले। वही अगर गंगा यमुना रीजन की जो फर्टाइल सॉइल थी उसने एग्रीकल्चर एक्सपेंशन को एनकरेज किया। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि है आपका आयरन। तो जो लेटर वैदिक पीरियड में आयरन टेक्नोलॉजी थी उसका हमें इंक्रीज़ देखने के लिए मिलता है। ये जो आयरन टूल थे, इनसे पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर एक्सपेंशन और फॉरेस्ट क्लियरेंस के कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंस हमें देखने के लिए मिलती है। जो डेंस फॉरेस्ट थे उनको इन आयरन टूल्स की हेल्प से आपका क्लियर किया गया, और एग्रीकल्चर जो सेटलमेंट थे वो उसकी इस्टेब्लिशमेंट में हमें ईजीनेस देखने के लिए मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो आयरन को लेटर वैदिक सोसाइटी के सोल कॉज ऑफ एक्सपेंशन के रूप में हम प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। केवल सिर्फ और सिर्फ हम केवल आयरन पे ही हम फोकस करें, हम ये नहीं कह सकते हैं। जो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन था वो एक ब्रॉडर प्रोसेस था, ठीक है, जिसमें आपका ज्योग्राफी, सेटलमेंट, टेक्नोलॉजी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का जो है आपका कंपाइल्ड वे में हमें इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिली। किसी एक इंडिविजुअल फैक्टर में हम फोकस नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट डायमेंशन की, जो कि है आपका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ हम और समझ लेते हैं, जिसमें हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द पेस्टोरलिज्म एंड द एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ अर्ली वैदिक फेज की, तो उस टाइम पे हमें जो वहाँ की सिविलाइजेशन थी वो उसका मेजर जो फोकस था इकोनॉमी का, वो पेस्टोरलिज्म था। अब ये पेस्टोरलिज्म को अगर हम ब्रॉड वे में अगर समझने की कोशिश करें, तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं एक नोमैडिक लाइफ से, ठीक है। तो ये नोमैडिक लाइफ में क्या होता था कि जो झुंड होता था लोगों का, वो आपका जगह जगह मूवमेंट करता था अपनी कैटल्स की ग्रेजिंग को लेकर के, ठीक है। और ये जो नोमैडिक लाइफ थी, ये कई बार आपकी हमें जो है इसके कई अलग अलग तरीके या टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे एक टाइप में अगर हम बात करें तो ये आपका ट्रांसह्यूमेंस वे हुआ करता था। मीन्स कि जो ग्रुप होता था वो पूरा का पूरा आपका उसकी पूरी की पूरी मूवमेंट ना होकर के ग्रुप के केवल कुछ ही लोग आपका मूव करते थे, और इसमें हमें फिक्स्ड होम बेस देखने के लिए मिलता था। और वहीं दूसरे पार्ट की अगर बात करें तो वो है आपका सेडेंट्री पेस्टोरलिज्म। इसमें क्या होता था, जो हर्डर्स होते थे डू नॉट मूव एट ऑल, ठीक है, वो मूवमेंट नहीं करते थे। और जो ये क्या करते थे, दे फार्म्स क्रॉप एंड कीप एनिमल्स इन द वन प्लेस, दे ग्रो और स्टोर फीड फॉर देयर लाइव स्टॉक्स, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, खुद से उगाते थे चीज़ों घास को, और जो ग्रास होती थी जो कैटल ग्रेजिंग या रेयरिंग में हेल्पफुल होती थी, तो ये खुद से उसको ग्रो करते थे और उसका स्टोरेज करके जो है अपनी जो कैटल से उनको फीड करते थे। वहीं अगर हम लेटर पार्ट की बात करें या लेटर वैदिक फेस की अगर मैं बात करूं, तो उस टाइम पे हमें एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिलती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एविडेंस इसके जो है या ओरिजिन कह सकते हैं एक तरीके से, इसका अर्ली वैदिक फेज में भी हम देख रहे हैं। क्योंकि उस टाइम के लोग क्या कर रहे थे, कैटल ग्रेजिंग के लिए आपका ग्रो करना स्टार्ट कर चुके थे, और यही धीरे धीरे आपका इवॉल्व होते चले गया, और इससे आपका एक ब्रॉडर एग्रीकल्चर का इस्टेब्लिशमेंट हमें देखने के लिए मिलता है।
सो अब हम देख लेते हैं आपका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमें किस तरीके का शिफ्ट देखने के लिए मिलता है। जो अर्ली फेज था उसमें हमें ट्राइब्स पे फोकस देखने के लिए मिलता है या ट्राइब्स बेस्ड सेटलमेंट देखने के लिए मिलता है। बट वहीं लेटर पार्ट में अगर हम बात करें या लेटर फेज में बात करें तो हमें टेरिटरी बेस्ड रूल देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये आपका जो है लेटर वैदिक पीरियड का एक सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन में से एक है। सो अर्ली वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल आइडेंटिटी लार्जली ट्राइबल करेक्टर की थी, जो कि जिसमें कि हम जो किंग है जिसको हम राजन कहते थे वो आपका एज अ लीडर ऑफ अ ट्राइब की तरह आपका एक्ट करता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो सिचुएशन जो थी वो थोड़ी चेंज हो गई थी। अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्रीजिंगली टेरिटोरियल करेक्टर लेने लगी थी, यानी आइडेंटिटी सिर्फ ट्राइब के बेसिस पर नहीं बल्कि टेरिटरी के बेसिस पर भी डेवलप होने लग गई थी। इसी प्रोसेस को हम ब्रॉडली समझ सकते हैं एज अ जैसे कि इनिशियल में हमें ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस देखने के लिए मिले, देन धीरे धीरे इसमें इवोल्यूशन हुआ और हमें टेरिटोरियल पॉलिटी देखने के लिए मिली, और इसके बाद इसमें भी इवोल्यूशन होते हुए हमें लार्जर किंगडम्स का इस्टेब्लिशमेंट देखने के लिए मिलता है। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस जब थी इसका उस टाइम पे किंग एज अ लीडर ऑफ द ट्राइब क्लैन और ग्रुप की तरह एक्ट करता था। ठीक है, जो ट्राइबल ग्रुप्स था उसके बेसिस में उसकी आइडेंटिटी ड्रॉ करी जाती थी। वहीं टेरिटोरियल पॉलिटिक में क्या था कि अब जो किंग है उसका जो मेजर फोकस था वो टेरिटरी में था, उसको टेरिटरी बेस्ड रूल के उससे उसको रिकॉग्नाइज किया जाता था। ठीक है, और इसी बैकग्राउंड में हमें कुरु, पांचाल, कौशला एंड विदेहा जैसे लार्जर पॉलिटिकल यूनिट्स की इंपॉर्टेंस होते हुए हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें लेटर वैदिक फेज में तो जो इम्पोर्टेंट टेरिटरीज थी वो आपकी कौन कौन सी थी? कुरु थी, पांचाल, कौशला एंड विदेहा थी। ठीक है, तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में देखें तो जो पॉलिटिकल यूनिट थी वो आपकी क्या थी? टेरिटोरियल थी, और इस टेरिटोरियल का जो अनदर नेम था उसे हम जनपद भी कह सकते हैं। ठीक है, तो किंग नाउ रूल्ड लैंड रेदर देन जस्ट अ ट्राइब। ठीक है, केवल अब वो एक एज अ ट्राइबल लीडर की तरह परफॉर्म नहीं कर रहा था, अब वो एक लैंड को यानी कि एक टेरिटरी को रूल कर रहा था। ठीक है, इस टाइम पे हमें राइज ऑफ जनपदास भी देखने के लिए मिल रहा है। जो स्मॉलर ट्राइबल यूनिट थी वो आपकी आपस में मर्ज होती हैं और एक लार्जर टेरिटोरियल स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा इंपॉर्टेंट रीजन, उनके सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। देन जो कुरु पांचाल रीजन था वो इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लेटर वैदिक कल्चर हमें देखने के लिए मिलता है। देन हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं राइज ऑफ किंगशिप। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो जो पॉलिटिकल एक्सपेंशन के साथ साथ किंगशिप भी स्ट्रॉन्गर होती चली गई। ठीक है, कैसे ये आपस में इंटरलिंक्ड है इसको हम देखते हैं। तो अर्ली वैदिक किंग जो थे रिलेटिवली लिमिटेड अथॉरिटी उनके पास हुआ करती थी, और वहीं जो लेटर वैदिक पीरियड में जो किंग की पोजीशन थी वो आपका मोर पावरफुल और इलेबोरेट होती चली गई। जो किंगशिप थी वो आपका इंक्रीजिंगली हेरिडिटरी करेक्टर लेने लग गई, और जो रॉयल रिचुअल्स थे वो उनकी इंपॉर्टेंस जो थी वो आपकी बढ़ गई। ठीक है, तो अगर किंगशिप में देखें तो पोजीशन ऑफ द राजन बिकम स्ट्रॉन्गर, किंग जो था वो मोर पावरफुल बन गया। हेरिडिटरी किंगशिप देखने के लिए मिली हमें और इसमें जो एग्रीकल्चर जो था उसमें सरप्लस हमें देखने के लिए मिल रहा है। रेगुलर टैक्सेशन हमें देखने के लिए मिल रही है, परमानेंट सेटलमेंट्स देखने के लिए मिल रही हैं, बिगर किंगडम्स देखने के लिए मिल रहे हैं। रॉयल अथॉरिटी हमारी जो उस टाइम के सिविलाइजेशन की थी वो आपकी इंक्रीज़ कर गई थी। जो किंग्स थे वो आपका इलेबोरेट सेक्रीफाइसेस टू अपनी पावर को जो है लीगलाइज करने के लिए, उसको मतलब एक क्रेडिबिलिटी या फिर लेजिटिमाइज करने के लिए जो था इलेबोरेटेड वे में आपका रिचुअल्स परफॉर्म किया करता था। तो अब हम अगर नेचर ऑफ यहाँ पे किंग की बात करें तो ये आपका किनशिप से लेकर के आपका किंगशिप की तरफ ट्रांसफॉर्म कर गई थी। ठीक है, किनशिप यानी कि KINSHIP और किंगशिप यानी कि KINGSHIP। ठीक है, तो इन दोनों की स्पेलिंग में हमें बहुत ही माइनर डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, बट अगर इनके इंपॉर्टेंस की बात करी जाए तो ये इसमें हमें मेजर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो कई बार इस तरह से मेन में आपका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किंगशिप से लेकर के जो किंगशिप के बीच का जो ट्रांसफॉर्मेशन था या इवोल्यूशन था वो किन कारणों की वजह से हुआ और एज अ कॉन्सिक्वेंसेस हमें क्या देखने के लिए मिले। ठीक है, तो अगर जो ये इलेबरेट वे में जो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करता था किंग, अगर उन रॉयल सेक्रीफाइसेस की बात करें
तो वो हमें कौन कौन सी देखने के लिए मिली हैं। द फर्स्ट वन हमें देखने के लिए मिलता है राजसूया, देन द सेकेंड वन इज़ योर वाजपेय, एंड द लास्ट वन इज़ योर अश्वमेध। और ये जो सेक्रीफाइसेस थे ये आपका यज्ञ के फॉर्म में आपके परफॉर्म किए जाते थे, ठीक है। तो राजसूया की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमें ये एक तरीके की आपकी प्योरिफिकेशन सेरेमनी की तरह इसको परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। तो ये आपका रॉयल कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी आपकी होती थी, जो कि आपकी सॉवरेनिटी को सिंबलाइज किया करती थी। मीन्स कि अगर जो आपकी किंग की जो अथॉरिटी है या वो अगर कोई भी तरीके का डिसीजन ले रहा है तो उसमें किसी भी तरीके का हमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पे जो किंग है उसको एज अ डिवाइन फिगर की तरह सिंबलाइज करने की कोशिश करी गई है। वहीं वाजपेयी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका रॉयल पावर, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रेस्टीज से रिलेटेड है, धन संपदा और जो थी उस चीज़ से ये रिलेट करता है, ठीक है। वहीं अश्वमेध की अगर बात करी जाए तो इसमें हॉर्स सेक्रीफाइस हमें देखने के लिए मिलता है। यह आपका पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ओवर द नेबरिंग रूल्स को आपका डेमोन्स्ट्रेट करता है। इसमें क्या हुआ करता था कि जो राज्य था उसका जो रॉयल हॉर्स हुआ करता था उसमें उस हॉर्स को एक यज्ञ में उसकी पूजा करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता था। जो उस राज्य की जो नेबरिंग अदर रूलर्स थे उनकी तरफ उसको छोड़ दिया जाता था, और जहाँ जहाँ वो हॉर्स जाता था उतनी उतनी एरिया उस राज्य की जो है वो हो जाया करती थी। बिना ये एक तरीके का जो था पॉलिटिकल सुप्रीमेसी का जो ये एक तरीके का जो जरिया था, ये इसमें वॉर की नीड नहीं होती थी। तो ये अननेसेसरी वॉर ना हो इसलिए, और जो पॉलिटिकल एक्सपेंशन या टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो उसलिए इस तरीके की चीज़ें परफॉर्म करी जाती थी, ठीक है। तो अगर ये जो आपके जो रॉयल सेक्रीफाइसेस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, इन रिचुअल्स का जो है सिर्फ रिलीजियस ही सिग्निफिकेंस नहीं हुआ करता था, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प्ड इन प्रोजेक्टिंग द रॉयल अथॉरिटी, स्टेटस एंड द पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। इसलिए यूपीएससी में इन रिचुअल्स को सिर्फ रिलीजियस रिचुअल्स के फॉर्म में हमें नहीं समझना है, ठीक है। इनका आपका पॉलिटिकल डायमेंशंस भी हमको समझना है। तो अगर हमें पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस सिग्निफिकेंस की अगर हमें कहीं पे बात करनी हो तो हम इन जो रॉयल सेक्रीफाइसेस हैं इनको हम मेंशन कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पे था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स में हमें चेंजेस देखने के लिए मिलता है, जैसे कि पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी का जो पहले अर्ली फेजेस में भी थे उनकी जो प्रेजेंस थी वो आपकी लेटर फेज में भी हमें देखने के लिए मिलती है। और इनके साथ साथ हमें कुछ नए ऑफिशियल्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि संग्रहित्री जो कि एज अ ट्रेजर का यूज़ होता था, जिसका जो ट्रेजर को कंट्रोल करता था। और नेक्स्ट वन इज़ योर बागदुगा जो कि कलेक्टर ऑफ द किंग्स शेयर, ठीक है। जो भी हम टैक्सेस वगैरह जो कलेक्ट होते थे उसका काम जो है वो बागदुगा किया करता था। देन द नेक्स्ट ऑफिशियल इज या सूत जो कि आपका चैरिटर या हेराल्ड जिसको हम कह सकते हैं। और नेक्स्ट वन इज़ योर रत्निन्स मीन्स ज्वेल्स ऑफ द किंग। तो ये आपका क्या था, ग्रुप ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ द रॉयल कोर्ट। नेक्स्ट पॉलिटिकल डायमेंशंस का अगर हम इंपॉर्टेंट फीचर्स देखें तो उसमें हमें देखने के लिए मिलता है इंपॉर्टेंस ऑफ द असेंबलीज। ये कौन कौन सी असेंबलीज थी, हमने अर्ली फेजेस में भी 3 तरीके की असेंबलीज देखी थी, सभा, समिति और विधाता, ठीक है। तो अर्ली वैदिक पीरियड में ये जो इंस्टीट्यूशंस थे ये पॉलिटिकल लाइफ में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते थे। और वहीं लेटर वैदिक पीरियड में जो किंगशिप स्ट्रॉन्गर होने के साथ इन इंस्टीट्यूशन की जो रिलेटिव इम्पोर्टेंस थी वो आपकी डिक्लाइन हो गई थी। इसलिए हम इससे ये ड्रॉ कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर किंगशिप होने की वजह से जो इसने जो रिलेटिव इन्फ्लुएंस था जो पॉपुलर और ट्राइबल असेंबलीज का वो आपका रिड्यूस्ड हो गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से सभा और समिति जो है वो आपकी डिसअपियर हो गई थी। वी नीड टू अंडरस्टैंड इट एज अ ग्रेजुअल चेंज इन द पॉलिटिकल बैलेंस। तो अगर हम सभा की बात करें तो ये आपकी कंटिन्यू तो रही थी, बट ये आपके मोर एरिस्टोक्रेटिक हो गई थी। एरिस्टोक्रेटिक का यहाँ पे क्या मतलब है, कुछ जो रिकॉग्नाइज्ड रॉयल ग्रुप था वो इसको कंट्रोल करता था, वो जो ये सभा जो असेंबली है इसमें डिस्कशन किया करता था। वहीं अगर समिति की बात करें तो इसकी जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस थी वो आपकी ग्रेजुअली लॉस्ट हो चुकी थी, और जो विधाता असेंबली थी वो तो आपकी डिसअपियर ही हो गई थी।
So all these three assemblies reflects the increasing concentration of the royal authority. ठीक है, तो रॉयल अथॉरिटी थी वो आपका मोर सेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव करने लग गई थी. टैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टैक्सेशन का जो फॉर्म था वो आपका रेगुलर इन नेचर हो चुका था. जैसे कि हम अर्ली वैदिक फेज में देखते थे हमें वॉलेंट्री टैक्सेशन देखने के लिए मिलता है, बट लेकिन लेटर फेज में यह आपका रेगुलर इन नेचर हो गया. टैक्सेशन जो था वो आपका जो स्टेट मशीनरी थी उसको रन करने में, उसको ग्रो करने में आपकी उसको सपोर्ट किया करती थी. ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेशन सिस्टम के अगर एग्जांपल्स देखें तो उसमें हमें बलि जो कि एज अ ट्रिब्यूट की तरह हुआ करती थी, यानी कि ये अभी भी इसका नेचर जो था वॉलेंटरी ही था. वहीं भाग यानी कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता था उसमें से कुछ फिक्स्ड पार्ट जो कि आपका उस टाइम की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके द्वारा फिक्स्ड किया जाता था, और वो फिक्स्ड जो पार्ट था वो हर एक इंडिविजुअल को किंग को आपका शेयर करना होता था. और ये आपका रेगुलर इन नेचर था, मींस ये आपका कंपलसरी इन नेचर था. बलि जो था वो आपका वॉलेंटरी इन नेचर है और भाग जो है वो आपका कंपलसरी इन नेचर है. अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिकल डायमेंशन की, किस तरीके की उस टाइम पे इकोनॉमी उस टाइम की हुआ करती थी. ठीक है, तो मेजॉरली अगर बात करी जाए तो उस टाइम की इकोनॉमी जो थी वो क्राफ्ट एंड ऑक्यूपेशनल डिफ्रेंशिएशन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द अर्ली वैदिक फेज. तो जो लेटर वैदिक इकोनॉमी थी सिर्फ एग्रीकल्चर तक ही लिमिटेड नहीं थी. इसके में एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें क्राफ्ट, मेटल वर्किंग, पॉटरी, वीविंग, कारपेंट्री, ट्रेड जैसा ऑक्यूपेशन भी की भी डेवलपमेंट होते हुए हमें देखने के लिए मिलती है. तो जो इस टाइम की जो सोसाइटी थी वो आपकी इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स होती चली गई, और जैसे जैसे ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन बढ़ी वैसे वैसे सोशल डिफ्रेंशिएशन भी डीपन होती चली गई. ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा अर्ली वैदिक फेज में जो आपका कह सकते हैं जो स्ट्रेटिफिकेशन इन द सोसाइटी था वो आपका ऑक्यूपेशन बेस्ड था. बट वहीं अगर हम लेटर फेस की अगर मैं बात करूं तो ये जो सोशल डिफ्रेंशिएशन था इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आने के कारण हमें रिजिडनेस देखने के लिए मिली, और ये धीरे धीरे आपका वर्ना सिस्टम में आपकी कन्वर्ट हो गई. तो इकोनॉमी अगर हम देखें लेटर वैदिक फेज की, आपका प्रीडोमिनेंटली आपका एग्रीकल्चरल बेस्ड थी. ठीक है, एग्रीकल्चर जो था वो उसका एक्सपेंशन होने के जो कारण थे वो आपके क्या क्या थे, आयरन टूल्स थे. इन आयरन टूल्स की वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर में हमें सरप्लस देखने के लिए मिला, और इन्हीं टूल्स की वजह से एग्रीकल्चर को जो एग्रीकल्चर का जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था उसको करने के लिए उस टाइम की सिविलाइजेशन ने फॉरेस्ट क्लियरेंस करी है. ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट को क्लियर किया, और ये जो क्लियरेंस थी ये आपका टूवर्ड दी ईस्टर्न साइड थी. और जैसे जैसे एक्सपेंशन हुआ, जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रमोशन हमें देखने के लिए मिलता है, वैसी वैसी हमें परमानेंट सेटलमेंट्स देखने के लिए मिले. बट जो ये परमानेंट सेटलमेंट्स थे ये आपका विलेज फॉर्म में ही विलेज के ही फॉर्म में हुए. इसमें हमें कोई अर्बनाइज्ड वे हमें नहीं देखने के लिए मिलता है. ठीक है, मेन क्रॉप्स की अगर मैं बात करूं तो हमें बार्ले देखने के लिए मिल रहा है. इस टाइम पे जो राइस है इसकी इंपॉर्टेंस आपकी बढ़ गई. ठीक है, और अदर क्रॉप्स में हमें वीट, पल्सेस और सीसम यानी कि आपका तिल जिन्हें कहते हैं वो देखने के लिए मिलता है. देन किस तरीके के एनिमल्स उस टाइम के लोग डोमेस्टिकेट करते थे, तो जनरली उस टाइम के लोग उन एनिमल्स को प्रेफर करते थे जो कि आपका एज अ लाइव क्या कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री में आपका हेल्प कर सकें या इकोनॉमी को हेल्प करें, उस तरीके के एनिमल्स में ज़्यादा फोकस होता था. ठीक है, जैसे कि हमें देखने के लिए मिल रहा है काओ, बुल, हॉर्स, शीप एंड गोट हमें देखने के लिए मिलता है. तो कैटल जो है वो आपका अभी भी इम्पॉर्टेंट तो थी, बट लेकिन इकोनॉमी का जो फाउंडेशन जो था वो आपका अब एग्रीकल्चर बन चुका था. क्राफ्ट की अगर बात करी जाए तो अर्ली वैदिक फेज में हमने सिंपल क्राफ्ट देखा, बट इस जो लेटर फेज था इसमें जो क्राफ्ट जो था वो आपका स्पेशलाइजेशन उसमें हमें देखने के लिए मिल रहा है. इस स्पेशलाइजेशन का रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है क्योंकि अर्ली जो फेज़ था उसमें जो हर लोग जो थे उसमें एग्रीकल्चर को प्रेफर करते थे. मतलब अगर बेसिक नेसेसिटी को फुलफ़िल करने की बात अगर करी जाए, डेली फूड कंजप्शंस की अगर बात करी जाए तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर सरप्लस हमें नहीं देखने के लिए मिलता है. तो उस टाइम पे हर जो लोग थे, हर एक जो हाउस था वो एग्रीकल्चर करता ही करता था. बट अब लेटर फेज़ में क्या होने
लगा कि एग्रीकल्चर हमें सरप्लस हमें देखने के लिए मिली, एक्स्ट्रा देखने के लिए मिली। लोग खुद के कंजप्शंस के साथ साथ उनका एज अ ट्रेड में भी एग्रीकल्चर का यूज़ करने लगे, और इसी सरप्लस होने के कारण अब उस सोसाइटी में हर एक हाउस होल्ड को एग्रीकल्चरल या कि जो खेती करने की या फिर जो है जो क्रॉप्स हैं उन्हें ग्रो करने की नीड नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर के साथ साथ जो और लोग थे उन्होंने अदर एक्टिविटीज़, जो अदर क्राफ्ट था उनमें भी फोकस किया, और इसी क्राफ्ट में फोकस करने की वजह से हमें स्पेशलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन यहाँ पे जो क्राफ्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन थे वो आपके कौन कौन से थे? हमें ब्लैक स्मिथ देखने के लिए मिलता है, गोल्ड स्मिथ देखने के लिए मिल रहे हैं, कारपेंटर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, पॉटर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, वीवर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, ज्वेलर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, लेदर वर्क हमें देखने के लिए मिल रहा है, और चैरियट मेकर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। ट्रेड की अगर बात करी जाए तो एग्रीकल्चर सरप्लस होने के कारण, जैसे कि अभी हमने देखा, तो हमें इसमें एक्सपेंशन देखने के लिए मिल रहा है। वही मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यहाँ पे निशिका एज अ गोल्ड ऑर्नामेंट जो था उसका यूज़ किया जाता था, सतमना का यूज़ किया जाता था, यह आपका यूनिट ऑफ वेट है, और जो कृष्णला है इसका भी यूज़ किया जाता था। कृष्णला जो है ये भी आपका यूनिट ऑफ वेट ही है, बट ये आपका प्रीशियस स्टोन्स जो थे उससे रिलेट करता है। ये जो तीनों टर्म्स हैं आपके वैदिक लिटरेचर में आपके इनके ये जो टर्म है इनको मेंशन किया गया है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये टर्म्स आपका कहीं पे वैदिक लिटरेचर में मेंशन हैं, तो ये हम इसके एविडेंस हमें मिले हैं इनके अवेलेबल होने का। ठीक है, बट इन टर्म्स का यूज़ एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो था वो बहुत ही लिमिटेड हुआ करता था। वहीं अगर हम ट्रेड में देखें तो हमें रेगुलर टैक्सेस में हमें भाग और बली देखने के लिए मिल रहे हैं। अब अगर हम कॉइनेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो कॉइनेज सिस्टम उसका बहुत ही माइनर यूज़ हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे अवेलेबल था, बट ये जो कॉइनेज है ये इन द स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में हमें नहीं देखने के लिए मिल रही है। स्टैंडर्डाइज्ड मतलब क्या है कि आपका कॉइनेज सिस्टम जैसे हम आज के डेट में देख रहे हैं, जो हमारा मनी सिस्टम है उसमें को क्या है कि आपका पार्शियली गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिलकर के उसको कंट्रोल करती है, ये उसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें बनाती है। तो ये एक तरीके से उस टाइम की अगर हम बात करें, इस तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस कॉइन को लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन में हमें कहीं भी नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कॉइनेज सिस्टम था वो आपका स्टैंडर्डाइज्ड कॉमनली नहीं था, बट हम ये नहीं कह सकते कि उस टाइम पे कॉइन का कोई यूज़ ही नहीं था। हो सकता है कि उस टाइम पे कॉइन का लिमिटेड यूज़ हो। तो अगर यूपीएससी में जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए या फिर हमें अगर मेंस में अगर आंसर लिखना हो तो हम किसी भी तरीके का स्टार्क या हम कह सकते हैं हम शार्प लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि कॉइन तो यूज़ ही नहीं हुआ करते थे। हम कहेंगे, हम इसको एक बैलेंस्ड वे में हम अपने जो व्यूज़ हैं या जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको फुलफ़िल करेंगे। मीन्स जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉइनेज जो था वो आपका स्टैंडर्डाइज्ड वे में कॉमन नहीं थे। इसका मतलब कि कॉइन्स का जो था वो लिमिटेड यूज़ हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर उसकी कॉमनैलिटी हमें नहीं देखने के लिए मिल रही है। अब हम इसके जो है नेक्स्ट डायमेंशन की बात कर लेते हैं, जो कि आपका रिलेटेड है आपका सोसाइटी से। तो सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो सोसाइटी में हमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में हमें इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है। दिस मीन्स कि अब जो सोसाइटी थी आपकी वो फ्लेक्सिबिलिटी से रिजिडिटी की तरफ मूव करने लग गई थी। मोर रिजिडनेस हमें देखने के लिए मिलती है। अब ये रिजिडनेस क्यों थी और क्या इसका नेचर था, उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो सोशल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अर्ली वैदिक सोसाइटी में सोशल डिफरेंशिएशन प्रेजेंट थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन इंक्रीजिंगली रिजिड होती चली गई। हमें यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ 4 वर्णास देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि आपके क्या थे, ब्राह्मणा, हम कह सकते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हमें देखने के लिए मिलते हैं। इनमें जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे उनकी पोजीशन जो थी वो आपकी इंक्रीजिंगली पावरफुल हुआ करती थी। इनको एज अ अपर कास्ट की तरह देखा जाता था। वहीं जो वैश्यास थे वो आपका मेनली प्रोडक्टिव ग्रुप्स के रूप में इंपॉर्टेंट रहे, और शूद्रास जो थे उनकी जो सोशल पोजीशन थी वो कंपैरेटिवली लोअर थी। ठीक है, लोअर कास्ट से ये बिलोंग करते थे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट यूपीएससी कॉन्सेप्ट है कि वर्णा सिस्टम का ग्रेजुअल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड इंक्रीजिंग
रिजिडिटी हमें देखने के लिए मिलती है। मीन्स कि वर्ना सिस्टम में जो भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है वो ग्रेजुअल इन नेचर था, कोई भी सडन हमें अपीयरेंस नहीं देखने के लिए मिल रही है। हमने देखा था कि जो अर्ली वैदिक फेज था या अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड था, उसके लेटर फेज में कहीं ना कहीं वर्ण जो सिस्टम था वो उसका ओरिजिन होने लग गया था या उसका इमरजेंस होने लग गया था, और धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इवॉल्व हो करके या ग्रेजुअली इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होते हुए ये आपका रिजिडनेस की तरफ बढ़ गया। तो इसको हमें एक सिंगल इवेंट के फॉर्म में नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये इट वॉज अ ग्रेजुअल हिस्टोरिकल प्रोसेस। तो सोसाइटी में हमने क्या देखा कि मोर स्ट्रेटिफाइड इन नेचर थी, सोशल हायरार्की हमें देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, और ज़्यादा इसमें हमें इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है। अर्बनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो लार्जर सिटीज़ हमें नहीं देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। दिस मीन्स कि अभी भी सोसाइटी अभी भी अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो जैसा अर्बनाइजेशन हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में देखने के लिए मिला था, उसके डिक्लाइन होने के बाद उस तरीके का अर्बनाइजेशन हमें अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। दिस मीन्स कि जो अभी भी जो मोस्टली जो सेटलमेंट्स थे वो विलेज बेस्ड ही हुआ करते थे। हालांकि इन विलेजेस में आपका पॉलिटिकल नेचर की अगर बात करें तो हमें उसमें सेंट्रलाइजेशन देखने के लिए मिला है। और अगर हम इसके लेटर फेज की अगर बात करें तो उसमें हमें कुछ लार्जर सेंटर्स के इमर्ज होने के एविडेंसेस भी मिले हैं, ठीक है। तो वर्ण सिस्टम क्या था, फोरफोल्ड इन नेचर था और मोर ऑर्गेनाइज्ड था, ठीक है। मोर रिजिडनेस हमें देखने के लिए मिली उसमें, और भी क्लियरली वे में जो था डिफाइंड ड्यूटीज़ हमें देखने के लिए मिलती हैं जैसे उनकी, और ये हमने जो है 4 वर्णास देखे। सोशल डिस्टिंक्शन जो था वो शार्पर और रिजिड हो गया था एज कम्पेयर टू दी अर्ली वैदिक फेज, ठीक है। आश्रम सिस्टम की बात करें हम, एक नए तरीके का सिस्टम हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये आश्रम सिस्टम है क्या? ये आश्रम सिस्टम जो था इसमें आपका बताया जाता है कि आपकी जो होल लाइफ है आपको उसे किस तरीके से आपको किस तरीके से जीनी है, ठीक है। ये इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग। तो ये जो आश्रम सिस्टम था ये इसमें हमें 4 आश्रम्स देखने के लिए मिलते हैं। ये 4 आश्रम कौन कौन से थे? इसमें फर्स्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है ब्रह्मचर्य, देन हमें देखने के लिए मिल रहा है गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। तो ब्रह्मचर्य में क्या होता था, आपको एक ब्रह्म यानी कि एक क्या कह सकते हैं, आपको एक स्पिरिचुअल और मेडिटेटिव लाइफ तो नहीं कह सकते हैं हम, ब्रह्मचर्य को एक आपका जो स्टूडेंट वे ऑफ लिविंग होता है उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी है, जैसे कि हम अपने एज की अगर बात करें तो जब हम एज ए स्टूडेंट लाइफ जी रहे थे तो वो हमारा ब्रह्मचर्य फेज था हमारी लाइफ का। वहीं जब हम एक मैरिड लाइफ में जब हम शिफ्ट कर जाते हैं और तो वो आपका गृहस्थ जो आश्रम है उससे वो बिलोंग करता है। इसमें क्या होता है, आपको हाउस होल्ड या फिर डोमेस्टिक रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना होता है और फुलफिल करना होता है। वहीं जब हमारी गृहस्थ से की सारी ड्यूटीज जब कंप्लीट हो जाती हैं तो एक एज के बाद हमें वानप्रस्थ की तरफ, जो वानप्रस्थ जो कि 3rd आश्रम है उसकी तरफ हमें मूव करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आप जो है एज अ फॉरेस्ट ड्वेलर की तरह जीते हैं और जो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स या फिर हम कह सकते हैं जो कॉस्मिक नॉलेज है उसको जानने की, उस नॉलेज को एक्वायर करने की हम प्रैक्टिस करते हैं। एंड देन एट लास्ट हम संन्यास आश्रम को फॉलो करते हैं। इस टाइम पे हम जितने भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स होते हैं उन सब चीज़ों का त्याग करके एक सन्यासी यानी कि एक स्पिरिचुअल की तरह या फिर एक मेडिटेटिव लाइफ की तरह हम अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। ये जो सिस्टम था ये अपने फुलर डेवलपमेंट में लेटर टेक्स्ट में आपका पहुंचता है। बट अगर इस सिस्टम के रूट्स की अगर हम बात करें तो ये इसका ओरिजिन या इमर्जेंस हमें लेटर वैदिक ट्रेडिशन से रिलेट करते हुए देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो फैमिली की अगर बात करी जाए इसमें, क्योंकि नेक्स्ट फीचर है आपका सोसाइटी का, वो अभी भी पैट्रियार्कल इन नेचर है और बल्कि ये जो पैट्रियार्की थी वो और भी ज़्यादा शार्प होने लग गई थी। दिस मीन्स की जो अथॉरिटी ऑफ द मेल मेंबर और द एल्डर मेंबर जनरली द फादर वो जो थी वो आपकी इंक्रीज़ कर गई थी। पोजीशन ऑफ वुमेन की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हम वुमेन के स्टेटस की बात कर लेते हैं। तो लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन की जो सोशल पोजीशन जो थी वो जनरली उसमें हमें रिड्यूस या डिक्लाइन हमें होते देखने के लिए मिलती है। स्पेशली जब हम उसको रिलेटिव उसको जब हम
अर्ली वैदिक फेज से कंपेयर करें तो उसका जो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन था सोसाइटी में वो आपका रिड्यूस्ड हो गया था। सोशल नॉर्म्स जो थे वो आपका इंक्रीजिंगली पैट्रियार्कल की तरह मूव करने लग गए थे। इनहेरिटेंस, मैरिज एंड द डोमेस्टिक रोल इंक्रीजिंगली जो था वो कंट्रोल्ड हो गया था जो फॉर दी पोजीशन ऑफ दी वुमेन। लेकिन यहाँ भी हमें एब्सोल्यूट स्टेटमेंट जो है अवॉइड करना है कि वुमेन्स की जो थी वो कोई भी वैल्यू नहीं थी या वुमेन्स के पास किसी भी तरीके के राइट्स है, इस तरीके के स्टेटमेंट हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो क्योंकि हमें यूपीएससी में हमेशा बैलेंस्ड आंसर की तरफ फोकस करना होता है, तो हम कह सकते हैं कि द लेटर वैदिक पीरियड विटनेस्ड इंक्रीजिंग पैट्रियार्कल टेंडेंसीज एंड अ रिलेटिव डिक्लाइन इन द वुमेन्स स्टेटस। तो अगर हम फीचर्स की बात करें रिलेटेड टू द वुमेन्स, तो असेंबलीज़ में हम देख रहे हैं कि इनका जो पार्टिसिपेशन था उसको रिड्यूस्ड कर दिया गया। वहीं हाउस होल्ड रोल्स में अगर देखा जाए तो उसमें ग्रेटर एम्फेसिस कर दिया गया। इस हाउस होल्ड रोल को ज़्यादातर जो है वुमेन स्पेसिफिक आपका कर दिया गया। एजुकेशन में देखा जाए तो केवल कुछ ही जो वुमेन थी वही एजुकेशन जो है वो आपका उसमें पार्टिसिपेट कर सकती थी, इसलिए एजुकेशन की अगर हम देखा जाए तो इम्पोर्टेंस जो थी वो आपकी उस टाइम पे कम हो गई थी और प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो लिमिटेड थे। तो अगर यूपीएससी में अगर इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए कि लेटर वैदिक फेज में वुमेन्स के पास किसी भी तरह के वो प्रॉपर्टी राइट्स नहीं हुआ करते थे, तो वो स्टेटमेंट आपको जनरली रॉन्ग कंसिडर करना है, क्योंकि हमें कोई भी शार्प या फिर किसी भी तरीके का एक रिजिड स्टेटमेंट फॉलो नहीं करना, हमें हमेशा बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करनी है। और वो बैलेंस्ड अप्रोच क्या है कि उनके पास लिमिटेड प्रॉपर्टी राइट्स हुआ करते थे। देन हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैरिजेस की। तो अर्ली वैदिक फेज में मैरिज जो थी वो आपका एक आपका कह सकते हैं सेक्रेट इंस्टीट्यूशन के रूप में थी। वहीं अभी अगर बात करी जाए लेटर फेज में, तो मैरिज जो इंस्टीट्यूशन था वो आपका बहुत ही रेगुलेटेड वे में होने लग गया था। मोनोगैमी जो थी वो अभी भी प्रैक्टिस करी जाती थी, बट जो रूलर्स और जो एलिट क्लास थे वो अब पॉलीगैमी भी प्रैक्टिस करने लग गए थे। पॉलीगैमी मीन्स कि एक से ज़्यादा शादियाँ आपकी करने लग गए थे। एजुकेशन की अगर बात करी जाए तो हमें यहाँ पे गुरुकुल सिस्टम देखने के लिए मिलता है, और इस गुरुकुल सिस्टम में जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिनकी नॉलेज दी जाती थी वो आपका वेद पढ़ाए जाते थे। रिचुअल्स किस तरीके से परफॉर्म करनी है या क्या उनका इम्पोर्टेंस है वो बताया जाता था। ग्रामर पे मेनली फोकस किया गया है, क्योंकि जब ग्रामर समझ में आएगी तभी हम वेद को भी पढ़ पाएंगे और रिचुअल्स की बेटर स्टैंडिंग और या फिर हम उनको बेटर वे में परफॉर्म कर पाएंगे। फिलॉसफी की नॉलेज दी जाती थी, एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज दी जाती थी, और कौन कौन से इथिकल कंडक्ट थे उनको उसकी नॉलेज आपके उस टाइम के एजुकेशन सिस्टम में दी जाती थी। इम्पॉर्टेंट फूड की अगर हम बात करें तो राइस जो था उसकी इम्पोर्टेंस आपकी बढ़ गई थी। तो अगर क्वेश्चन अगर आए कि इम्पॉर्टेंट फूड में कि राइस किस फेज में इम्पॉर्टेंट था, तो वो आपका लेटर वैदिक पीरियड में इम्पॉर्टेंट था। देन अदर फूड में हमें बार्ले देखने के लिए मिल रहा है, मिल्क देखने के लिए मिल रहा है, कर्ड, घी, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स देखने के लिए मिलते हैं। ड्रेस में हम देखेंगे कि कॉमन गारमेंट्स नीवी, वासा एंड अधिवासा, जैसे कि हमने अर्ली फेज में देखा था वही देखने के लिए मिल रहे हैं। और जो ऑर्नामेंट्स का यूज़ था हमें अर्ली फेज में भी देखने के लिए मिलता है कि मेल और वुमेन दोनों यूज़ कर रहे थे, बट जो ये इस टाइम पे जो ऑर्नामेंट का यूज़ था वो ज़्यादातर उसका यूज़ हमें एलिट क्लास में इसका यूज़ जो था वो इंक्रीज़ कर गया था। पॉटरी की अगर मैं बात करूं तो मुझे पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी हमें देखने के लिए मिलती है। तो पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो इसके एविडेंसेस हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन अगर पूछे कि पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी किस फेज या किस पीरियड से आपका एसोसिएटेड है, तो उस टाइम पे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं कहेंगे। उस टाइम पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा आपका लेटर वैदिक पीरियड, जो कि आपका वेस्टर्न गंगा यमुना रीजन से बिलोंग करता था, ठीक है। ये जो पॉटरी थी आपका कंसंट्रेटेड थी आपकी पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में और वेस्टर्न यूपी में, डेट इज़ योर अपर गैंगेटिक प्लेन्स हम कह सकते हैं। देन हम नेक्स्ट डायमेंशन की बात कर लेते हैं रिलीजन की। तो अर्ली वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि जो मेजर डीटीज़ थी वो हमें इंद्र,
अग्नि, सोम और वरुण देखने के लिए मिलते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस हमें देखने के लिए मिलती है। वहीं लेटर वैदिक पीरियड में अगर हम बात करें तो रिलीजियस लाइफ में हमें सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हमें होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या था आपका कि जो रिचुअलिज्म थे वो आपके मोर इम्पॉर्टेंट और मोर इलेबोरेटेड फॉर्म में प्रैक्टिस करे जाने लगे थे। लार्ज सेक्रीफाइसेस इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट हो गए थे और यहाँ जो ब्राह्मण थे यानी कि जो प्रीस्ट हुआ करते थे उनकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो गई थी। जो ब्राह्मण थे इनकी इंपॉर्टेंस क्यों इंक्रीज हो गई थी? इनकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज होने का कारण ये था क्योंकि जब ये रिचुअल्स जो थे वो इलेबोरेट हो गए थे, क्योंकि अर्ली फेज में तो हम देखते थे कि सिंपल रिचुअल्स को फॉलो किया जाता था, तो सिंपली उन्हें कोई भी जनरली अपने एज स्पेसिफिकली कोई भी हाउस होल्ड उसको अपने तरीके से परफॉर्म कर सकता था। बट जब ये रिचुअल की इंपॉर्टेंस या इलेबोरेशन इनका हुआ तो ये कॉम्प्लेक्स इन नेचर हो गए। ठीक है, और इसी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए हर किसी के बस की बात नहीं थी कि ये इजीली उनको परफॉर्म किया जा सके, तो इसीलिए ब्राह्मण और प्रीस्ट की उस टाइम में उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती थी इन रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए, तो इसीलिए उनकी जो सोशल अथॉरिटी थी वो आपकी इंक्रीज़ हो गई थी। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स रिचुअल थे उनकी वजह से आपका प्रीस्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी और इसीलिए हमें जो है लेटर फेज में हमें ब्राह्मणिकल अथॉरिटी में हमें ग्रोथ होते हुए देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो रिलीजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टेम्पल और आइडल वर्शिप जो है हमें मेंशन होते हुए नहीं देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, और अभी भी जो था फोकस आपका सेक्रीफाइसेस और यजना में होता था, क्योंकि अब जो भी रिचुअल्स थे वो आपका सेक्रीफाइस और यजना के ही थ्रू परफॉर्म किए जाएंगे। तो अगर मैं स्टेटमेंट एक आपको दूं कि क्या लेटर फेज में किसी भी तरीके के टेम्पल या आइडल वर्शिप बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे, तो ये स्टेटमेंट हम जनरली कैसे कंसिडर करेंगे? इसको हम जनरली रॉन्ग कंसिडर करेंगे। हम ये कहेंगे कि ठीक है, टेम्पल्स और आइडल वर्शिप के हमें ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं, बट लेकिन हम ये भी नहीं, हमें ऐसे एविडेंस भी नहीं मिले कि उस टाइम पे टेम्पल्स और आइडल वर्शिप हुआ ही नहीं करती थी। तो हम इसका फिर से हम इसको एक एज अ माइनर पर्सपेक्टिव की तरह हम इसको देखेंगे। ठीक है, देन अगर रिलीजन में बात करें तो मोर रिचुअलिस्टिक है, ठीक हो गया। पब्लिक सेक्रीफाइसेस देखने के लिए मिल रहे हैं, ये इनमें इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है और इसी वजह से जो प्रीस्ट का रोल था उसमें एक्सपेंशन देखने के लिए मिलता है। मेजर डिटीज़ की अगर बात करें तो अर्लियर डिटीज़ लाइक आदि, इंद्र, अग्नि और वरुण इनको अभी भी वर्शिप किया जाता था, बट इनके साथ साथ कुछ नए डिटीज़ हमें देखने के लिए मिलते हैं। इन डिटीज़ को आपका ट्रिनिटी ऑफ सुप्रीम गॉड यानी कि त्रिदेव की तरह कंसिडर किया जाता था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन अगर पूछे कौन कौन से त्रिदेव लेटर वैदिक पीरियड में थे या कौन कौन थे, तो उसमें हमें सबसे फर्स्ट देखने के लिए मिलता है प्रजापति, जो कि आपका एज अ क्रिएटर की तरह एज अ क्रिएटर डीटी देखने के लिए मिलते हैं। देन विष्णु इज़ द नेक्स्ट सुप्रीम गॉड, जिनकी इम्पोर्टेंस जो थी आपका अर्ली वैदिक फेज में इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट लेटर फेज में आने तक इनकी इम्पोर्टेंस जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। देन द थर्ड वन इज़ द रुद्र। रुद्र जो थी ये एक बहुत ही इनके लिए एक काफ़ी डिबेटेबल क्वेश्चन है रिलेटेड टू द रुद्र, क्योंकि रुद्र को लेकर के जो एविडेंसेस मिले वो बहुत काफ़ी कंफ्यूजिंग एविडेंसेस हमें मिले हैं। तो इसलिए रुद्र को कहीं ना कहीं जो लेटर आज के डेट में जो हम शिवा जिनको कहते हैं उनसे इनको एसोसिएट किया जाता है। फिलोसफिकल डेवलपमेंट्स हमें देखने के लिए मिल रही हैं। तो फिलोसफिकल डेवलपमेंट्स क्या होता है, जब रिचुअलिस्टिक बहुत ज़्यादा सोसाइटी हो जाती है, ब्राह्मणिकल अथॉरिटी आपकी जो उनका जो डोमिनेंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रिचुअल्स जो थे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपके कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो उस टाइम के जो थिंकर्स हुआ करते थे वो आपका क्वेश्चन करने लगे इन रिचुअल्स को, क्यों हमें इन रिचुअल्स में इतना एम्फेसिस करने की ज़रूरत है या क्या इनका इम्पोर्टेंस है। ये इनकी जो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनमें हमें एनकरेज या प्रमोशन देखने के लिए मिलता है इन द लेटर फेज ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड, और यहीं से हमें जो है उपनिषद फिलॉसफी का डेवलपमेंट होते हुए देखने के लिए मिलता है। तो जो कोर आइडियाज़ थे उपनिषद के वो हमें देखने के लिए मिलते हैं ब्रह्म, डेट इज़ योर द अल्टीमेट रियलिटी, आत्म यानी कि सोल, सेल्फ, कर्मा जो भी हम एक्शंस लेते हैं, रीबर्थ एंड द मोक्ष, मोक्ष इज द साल्वेशन।
उपनिषद फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये जो फिलॉसफी बेस्ड जो नॉलेज आपकी आई है उसमें क्या है, जनन यानी कि किसी भी चीज़ का ओरिजिन में फोकस किया गया। नॉलेज बेस्ड जो नॉलेज बेस्ड फिलॉसफीज जो हुआ करती थी उनमें उनको ज़्यादा वैल्यू किया गया एज़ कम्पेयर टू द इलेबोरेटेड सेक्रीफाइसेस और द रिचुअल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फिलॉसफिकल डेवलपमेंट या फिलॉसफिकल शिफ्ट हमें देखने के लिए मिलता है। फ्यूनरल प्रैक्टिसेस की अगर बात करी जाए तो बोथ क्रिमेशन और बरियल प्रैक्टिसेस हमें अटेस्टेड मतलब आपका इसके एविडेंस हमें देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, और इनमें से भी इन दोनों प्रोसेस में भी क्रिमेशन जो था वो आपका ज़्यादा कॉमन था इन द सोसाइटी में। अब ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ आपके रिलीजियस इंपॉर्टेंट कुछ रिलीजियस टर्म्स दिए गए हैं, जैसे कि हमें ब्रह्म देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ये इसको हमें जो ब्राह्मण जो हमें जो जिसको हमने प्रीस्ट कंसीडर किया है उससे हमें इसको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि इसका मतलब आपका क्या है, अल्टीमेट रियलिटी। आत्म हमने देखा इंडिविजुअल सेल्फ और सोल की बात कर रहा है। देन हमने कर्मा देखा जो कि लॉ ऑफ एक्शन एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज एक्शंस की बात करी जा रही है। मोक्ष में आपका लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ठीक है, जो बर्थ और डेथ की जो साइकिल है उससे हम किस तरीके से हमें छुटकारा मिल सकता है या हम लिबरेट हो सकते हैं, उसकी बात आपके मोक्ष में जिसका अनदर टर्म है आपका साल्वेशन, उसमें करी गई है। देन इज योर समरा। समरा क्या है, ये आपका साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड रीबर्थ। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। अगर साइकिल ऑफ बर्थ डेथ और रीबर्थ की लिबरेशन की बात करी जाए, उससे लिबरेट होने की बात करी, तो उसका मतलब है आपके हम मोक्ष की बात कर रहे हैं। बट केवल जब हम केवल सिर्फ और सिर्फ इस साइकिल को रेफर कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम जो टर्म यूज़ करेंगे वो आपका है समरा। देन तपस, दिस मीन्स द ऑस्टेरिटी और द स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, यानी कि एज अ तपस्या जो हम कहते हैं उसकी तरह हम इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं। देन कुछ इंपॉर्टेंट लेटर वैदिक टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि हमने जनपद देखा, टेरिटोरियल स्टेट। ये सभी टर्म्स हम जो है अभी तक जितनी भी हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी उसमें सब में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड करी है जिससे कि आपको रिवीजन में हेल्प मिले। ठीक है, देन इज योर कुरु। कुरु में हमें देखने के लिए मिल रहा है इंपॉर्टेंट किंगडम, हमें पांचाल देखने के लिए मिला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंगडम। राजसूय, वाजपेयी एंड द अश्वमेध, कुछ हमें यज्ञ देखने के लिए मिले, इनके मीनिंग्स मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देन हमें देखने के लिए मिलता है आपका एक टर्म शाम आयास। ठीक है, तो ये आपका रेफर कर रहा है ब्लैक मेटल से। कहीं पे भी जो है आयरन एज अ टर्म आपका एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है, आयरन की जगह पे जो है आपका ब्लैक मेटल टर्म यूज़ हुआ है, बट जनरली हम इसकी मोर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए इसको आयरन से रिलेट करते हैं। देन अगर सिर्फ आयस टर्म लिखा है तो उसका मतलब है मेटल लाइक द कॉपर एंड द ब्रॉन्ज। रत्नीस जो है वो आपका इंपॉर्टेंट रॉयल ऑफिशियल्स हमें देखने के लिए मिले थे। भाग हमें टैक्स देखने के लिए मिला था, जो कि किंग्स शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो कि आपका एक कंपलसरी और नेसेसिटी आपका ट्रिब्यूट टुवर्ड द किंग हमें देखने के लिए मिलता है। देन हमें संग्रहित्री देखने के लिए मिला था, जो कि आपका एज अ ट्रेजर जो कोष हुआ करता था, जो किंगडम का जो पैसा होता था उसको मेंटेन करता था। देन हमें बाघ दुग्धा देखने के लिए मिला है, जो कि कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस और जो अदर शेयर्स थे उसमें रोल प्ले करता था। देन कुछ अदर टर्म्स हैं जिनके हम मीनिंग्स देख लेते हैं। निशिका, सतमना एंड कृष्णला हमने देखा था एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बट इनका लिमिटेड यूज़ देखा था। ठीक है, ये मीनिंग्स में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दक्षिणा हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, ये टर्म जनरली आज भी बहुत कॉमन है और ये मतलब है आपका गिफ्ट गिवन टू द प्रीस्ट आफ्टर द सेक्रीफाइसेस। ठीक है, फिर हमें देखने के लिए ब्राह्मण, प्रीस्ट वर्ण, ठीक है, जो कि आपका ब्रह्म से डिफरेंट है, जिसका मतलब है आपका अल्टीमेट रियलिटी, और ब्राह्मण जो है वो आपका एज अ वर्ण प्रीस्ट को आपका रिलेट करता है। फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हमें देखने के लिए मिले। वैश्य जो थे वो स्पेसिफिक थे आपके एग्रीकल्चरल, पेस्टोरल एंड ट्रेडिंग वर्ण से रिलेट करते थे। क्षत्रिय को आपका वॉरियर एंड रूलिंग वर्ण कहा जाता था। शूद्र को आपका सर्विस रिलेटेड वर्ण कहा जाता था। ठीक है, राइस के लिए उस टाइम पे जो टर्म यूज़ है वो यवा टर्म यूज़ किया गया था। गोसावा जो है एक टर्म हमें देखने के लिए मिलता है, ये आपका 1 डे रिचुअल
और जो कि आपका जिसमें कि आपका काउ सेक्रीफाइस किया जाता था, ये एक कुछ स्पेसिफिक फीचर है आपका लेटर वैदिक पीरियड का। तो इस तरीके का एक रिचुअल परफॉर्म किया जाता था। तो अब एक काम करते हैं, हम एक जो पूरी लेटर वैदिक पीरियड की स्टोरी को एक चेन फॉर्म में हम कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, अर्ली वैदिक पीरियड के लेटर फेज में हमें ईस्टवर्ड एक्सपेंशन देखने के लिए मिला। इस ईस्टवर्ड एक्सपेंशन के लिए हमने फॉरेस्ट क्लियर करे और परमानेंट सेटलमेंट की तरफ हमने लाइफ का इंक्रेजमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। इस परमानेंस की वजह से हमें एग्रीकल्चर एक्सपेंशन देखने के लिए मिला। एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन की वजह से हमें प्रोडक्शन में सरप्लस देखने के लिए मिली। इस सरप्लस के बाद हमें पॉपुलेशन ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, लार्जर सेटलमेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन देखने के लिए मिला है। जैसे जैसे ऑक्यूपेशन स्पेशलाइज्ड हुआ वैसे वैसे आपका सोशल डिफ्रेंशिएशन भी जो था वो आपका उसमें रिजिडिटी देखने के लिए मिलती है। देन हमें इसके बाद स्ट्रॉन्गर किंगशिप देखने के लिए मिल रही है और टेरिटोरियल पॉलिटिकल यूनिट्स देखने के लिए मिल रही है और इमरजेंस ऑफ द कंडीशन फॉर द राइज ऑफ महाजनपदास हमें इसके बाद देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो दिस मीन्स कि अब जो हम नेक्स्ट क्लास जो हम जिसमें स्टडी करेंगे तो वो हम महाजनपदास की बात करेंगे। सो हम जो ये लेटर वैदिक पीरियड है हम इसे एक ट्रांजिशन फेज के रूप में भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक शॉर्ट या क्विक रिवीजन ले लें अर्ली वैदिक और लेटर फेज का, तो अर्ली वैदिक में हमने रीजन क्या देखा था, सप्त सिंधु देखा था। इकोनॉमी में हमने पैस्टोरलिज्म में डोमिनेंस देखने के लिए मिली थी। पॉलिटिकल यूनिट में हमें ट्राइब देखने के लिए मिली थी। किंग की अगर बात करें तो रिलेटिवली लिमिटेड अथॉरिटी थी किंग की। असेंबलीज में हमें सभा समिति की इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिलती है। सोसाइटी जो थी वो आपका फ्लेक्सिबल इन नेचर थी, लेस रिजिडिटी हमें देखने के लिए मिलती है। रिलीजन में जो था नेचर डिटीज़ जो थी उनको फॉलो किया जाता था और रिलेटिवली हमें सिंपलर सेक्रीफाइसेस देखने के लिए मिलते हैं और मेजर डिटी के रूप में हमें इंद्र देखने के लिए मिलता है। देन लिटर वैदिक में अगर मैं बात करूं तो रीजन क्या था आपका गंगा यमुना रीजन, स्पेशली द कुरु पांचाल रीजन। एंड इकोनॉमी जो थी वो आपका एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट कर गई थी, एग्रीकल्चर डोमिनेंस हमें देखने के लिए मिली। पॉलिटिकल यूनिट में हमें टेरिटरी बेस्ड किंगडम्स देखने के लिए मिले। किंग जो था वो आपका स्ट्रॉन्गर था और इंक्रीजिंगली हेरिडिटरी नेचर हमें देखने के लिए मिला। असेंबलीज जो थी वो आपका रिलेटिवली आपका असेंबलीज में हमें डिक्लाइन देखने के लिए मिला। उनकी इंपॉर्टेंस जो थी उसमें हमें रिडक्शन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सोसाइटी की अगर बात करूँ तो ग्रेटर वर्ण स्ट्रेटिफिकेशन हमें देखने के लिए मिलता है। रिलीजन्स जो थे उनमें जो रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस थे वो आपका कॉम्प्लेक्स इन नेचर हो गए थे, बहुत उनका जो नेचर था वो आपका इलेबोरेट हो चुका था। प्रीस्ट की अगर बात करी जाए ब्राह्मण की तो वो आपका उनकी इंपॉर्टेंस जो थी वो बढ़ गई थी, हमें ब्राह्मणिकल अथॉरिटी हमें देखने के लिए मिलती है। देन इंपॉर्टेंट डिटीज़ की अगर हम बात करें तो हमें त्रिमूर्ति हमें देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से त्रिमूर्ति थे आपके, प्रजापति, विष्णु एंड द रुद्र हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो अब एज पर द प्रीलिम्स अगर हम कुछ यूपीएससी ट्रैप्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, विच रिवर इज प्रेज्ड मोस्ट इन द ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद में किस रिवर को मोस्टली आपका प्रेस किया गया था, तो उसका आंसर आपका क्या होगा, सिंधु और इंदस। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट सैक्रेड कौन सी थी ऋग्वैदिक हाइम्स में कौन सी रिवर थी, तो वो कौन सी थी आपकी सरस्वती, ठीक है। तो इंदस रिवर जो है यानी कि सिंधु नदी जो थी उसमें और सरस्वती रिवर में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसको मोस्टली हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि जो सिंधु और इंदस रिवर थी वो आपकी मोस्टली प्रेज्ड थी, फ्रीक्वेंटली मैंशनड थी आपके ऋग्वेद में। और मोस्ट सेक्रेड या सेंटिसिटी की अगर बात करी जाए तो वो आपकी सरस्वती रिवर की हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। सप्त सिंधु रीजन कौन सा रीजन था, तो उसमें हमें हरियाणा देखने के लिए मिल रहा है, पंजाब देखने के लिए मिल रहा है और सिंधु बेसिन हमें देखने के लिए मिल रहा है, पाकिस्तान रीजन हमें देखने के लिए मिल रहा है, अफगानिस्तान देखने के लिए मिल रहा है अलोंग द काबुल रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि अफगानिस्तान का भी कुछ पार्ट जो था वो सप्त सिंधु रीजन से बिलोंग करता था। देन अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो अगर पूछा जाए कि वाई डिड द एक्सपेंशन टेक प्लेस, ठीक है, एक्सपेंशन क्यों हुआ
टुवर्ड द ईस्ट, या फिर व्हाट आर द कॉजेज और द रीजंस बिहाइंड द एक्सपेंशन ऑफ द लेटर वैदिक फेज, या फिर लेटर वैदिक पीरियड की अगर बात करी जाए तो उसमें क्या था, हमें आयरन टूल्स का यूज़ देखने के लिए मिला था। इसलिए क्या हुआ था, फॉरेस्ट क्लियरेंस हुई थी, ठीक है। और इस एक्सपेंशन की वजह से हम गंगा यमुना दोआब की तरफ शिफ्ट कर गए थे, जो कि एक क्या था, फर्टाइल एलुवियल सॉइल हमें वहाँ पर देखने के लिए मिली थी। इस फर्टाइल एलुवियल के साथ साथ हमने जनरली देखा है जहाँ पे नदी होती है वहाँ पे जो है वो रेनफॉल भी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। मतलब काफ़ी अभी रेनफॉल जो है काफ़ी अच्छी होती है, और इसलिए वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो थी वो हमें उसका काफ़ी अच्छे अमाउंट में जो था वाटर हमें वहाँ पे मिल जाता है। और इन्हीं सभी फैक्टर्स की वजह से हमें एग्रीकल्चर जो है बेटर होते हुए या सरप्लस इन नेचर होते हुए हमें देखने के लिए मिलता है। जब एग्रीकल्चर में हमें जो है प्रोडक्शन ज़्यादा देखने के लिए मिलती है तो पॉपुलेशन में भी ग्रोथ होता है, ठीक है। तो अब इन रीजन्स की वजह से आपका क्या हुआ, जो सोसाइटी जो थी में हमें एक्सपेंशन देखने के लिए मिला और ईस्टवर्ड मूवमेंट देखने के लिए मिली, ठीक है। और एज अ रिजल्ट या फिर एज अ कॉन्सिक्वेंसेस हमें क्या देखने के लिए मिलता है, एग्रीकल्चर जो थी वो इकोनॉमिक का फाउंडेशन बन गया था, ठीक है, मोर इम्पॉर्टेंट हो गई थी एज कम्पेयर टू दी पेस्टोरलिज्म। वहीं जो सेटलमेंट थे वो परमानेंट और ज़्यादा परमानेंस उनमें हमें देखने के लिए मिली, और जो ट्राइबल यूनिट थी वो आपकी लार्ज हो गई थी और मोर ऑर्गेनाइज्ड थी, ठीक है। बहुत से ट्राइबल यूनिट्स बन के हमें टेरिटोरियल एक्सपेंशन देखने के लिए मिला, और किंगडम जो थी वो पहले की अपेक्षा स्ट्रांगली जो है आपका इमर्ज होते हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। देन अगर हम मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर क्वेश्चन डिस्कस करें तो इसमें दिया गया है कि वाई डिड द उपनिषद्स चैलेंज रिचुअलिज्म, ठीक है, कि उपनिषद ने क्यों ऐसी क्या नीड आई कि जो उपनिषदिक फिलॉसफी थी उसको रिचुअल्स को चैलेंज करना पड़ा, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ द उपनिषद इन द इंडियन इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंस थी उपनिषद की, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो हमें देखने के लिए मिलता है शिफ्ट फ्रॉम रिचुअल्स टू फिलॉसफी, ठीक है। उपनिषद जो थी उन्होंने आपका नॉलेज जनन यानी कि ओरिजिन उसके ज्ञान में आपका जो है मोर एम्फसाइज किया था रेदर देन दी इलेबोरेट सेक्रीफाइसेस और दी यजनास। इन्होंने एनकरेज करी थी आपकी इंक्वायरी को जो कि आपके रिलेटेड थी नेचर ऑफ द रियलिटी के थे, ठीक है, कि मतलब वास्तविकता क्या है उसको जानने में ज़्यादा इन्होंने एनकरेज किया रेदर देन द मैकेनिकल रिचुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। जो कि आपका रिचुअल परफॉर्मेंस जो कि आपका ह्यूमन ऑथर्स जो हमने स्टार्टिंग में देखा था उन्होंने जो ये मैकेनिकल रिचुअल्स दिए थे इसमें उन्होंने इन्होंने फोकस शिफ्ट किया टूवर्ड दी नॉलेज ऑफ द रियलिटी। देन सेकेंड वन इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिलोसफी, ठीक है। जो उपनिषद जो थे जो ये फिलोसफी थी इन्होंने इंडियन फिलोसफी की फाउंडेशन की तरह एक्ट किया, ठीक है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स लाइक द ब्रह्म, आत्म, कर्मा, संसार एंड द मोक्ष, और ये जो आइडियाज़ थे ये आपका बेसिस बने लेटर इंडियन फिलोसफिकल जो ट्रेडिशन थे उनके इमरजेंस के लिए आपका इन्होंने एज अ फाउंडेशनल फिलोसफी की तरह इन्होंने एक्ट किया, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज योर इनकी क्या इंपॉर्टेंस थी, राइज ऑफ रैशनल इंक्वायरी हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब ह्यूमन का क्या है, बेसिक नेचर क्या है कि ह्यूमन जो है एक रैशनल बीइंग्स हैं, ठीक है, उनमें सोचने समझने की शक्ति होती है। इसीलिए यहाँ पे हमें एनकरेजमेंट देखने के लिए मिलती है क्वेश्चनिंग, डिबेट एंड डायलॉग बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, एंड नॉलेज वॉट परस्यूड थ्रू द रीजनिंग, रिफ्लेक्शन एंड द एक्सपीरियंसेस रेदर देन द ब्लाइंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो करने से ज़्यादा जो है नॉलेज में फोकस किया गया, और वो नॉलेज जो थी वो आपका रीजनिंग बेस्ड, रिफ्लेक्शन बेस्ड और एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज होती थी। देन नेक्स्ट इज योर इथिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। तो जो उपनिषद थे उन्होंने आपका किस तरीके के इथिकल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ या फिर कंडक्ट्स में मेजॉरली फोकस किया है। तो दीज आर योर ट्रुथ, सेल्फ कंट्रोल, कंपैशन, ऑस्टेरिटी एंड दिस सेल्फ डिसिप्लिन में इन्होंने फोकस किया, और यही जो वैल्यूज़ थे ये आपका सेंट्रल बने आपका इंडियन इथिकल जो थॉट है उसका उनका ये सेंट्रल और दी कोर पार्ट आपका इन वैल्यूज़ ने इस्टेब्लिश किया। देन नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिलता है इन्फ्लुएंस ऑन दी लेटर रिलीजन्स, ठीक है। तो ये जो उपनिषदिक फिलॉसफी का जो इमरजेंस यहाँ पे हुआ ये जो आपका
क्वेश्चन करने का जो ट्रेडिशन था ये आपका एनकरेज जब हुआ, तो इसने आपका जो लेटर रिलीजन्स जो डेवलप हुए उनको भी इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, कौन कौन से लेटर रिलीजन्स, लाइक द वेदांता फिलोसफी एंड द बुद्धिज्म, जैनिज्म और लेटर हिंदू ट्रेडिशन सच एज द अद्वैत वेद एंड अदर्स। ठीक है, इस तरीके के जो लेटर ट्रेडिशंस जो आपके इमर्ज हुए उनको भी इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। देन लास्ट वन इज योर यूनिवर्सल आउटलुक इन्होंने डेवलप किया। दिस मीन्स दैट द उपनिषद प्रमोटेड द आइडिया दैट द सेम डिवाइन रियलिटी एग्जिस्ट इन ऑल द बींग्स, एनकरेजिंग स्पिरिचुअल यूनिटी एंड यूनिवर्सलिज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इनका जो इन्होंने जो यूनिवर्सल आउटलुक जो प्रोवाइड किया उपनिषद ने, इन्होंने ये आइडिया उसमें दिया कि हर एक बीइंग में, जो हर एक ह्यूमन बीइंग है उसमें उसके अंदर एक डिवाइन पावर एग्जिस्ट करती है, और ये जो पावर है ये जो है इक्वल इन नेचर है। ठीक है, और ये हमको एनकरेज करती है स्पिरिचुअल यूनिटी और यूनिवर्सल थॉट की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक और टेबल को गो थ्रू कर लेते हैं जिसमें आपके कुछ की कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड करे गए हैं, और वो कॉन्सेप्ट आपका किस सोर्सेज में हमें देखने के लिए मिल रहे हैं या किस सोर्सेज में उसके एविडेंस हमें मिले हैं, उनकी बात यहाँ पे करी गई है। इस तरीके के PYQs हमें देखने के लिए मिला है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये सत्यमेव जयते जो ये टर्म है, ये आपका PYQ है। ये हमें किस में देखने के लिए मिला है, तो ये हमें आपका मांडुक्य उपनिषद में हमें देखने के लिए मिलता है। इसका सोर्स या इसका एविडेंस हमें मांडुक्य उपनिषद में मिला है। वहीं अगर गोत्र की अगर मैं बात करूँ तो वो हमें अथर्व वेद से मिले हैं। देन पुरुष सूक्ता हाइम, जिसमें कि आपका 4 फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी है, वो आपके ऋग्वेद के 10th मंडल में मिला है। फर्स्ट 3 आश्रम जो कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ है, वो आपका छंदोग्य उपनिषद में उसके एविडेंस मिले हैं। वहीं जो सारे के सारे ऑल द 4 आश्रम जो है उनका जो मेंशन है वो आपका जाबेला उपनिषद में देखने के लिए मिलता है। संसार जो ट्रेडिशन है वो हमें आपका बृहद्रयंक्या उपनिषद में देखने के लिए मिल रहा है। सभा समिति आपका अथर्ववेद में मेंशन है। देन द डॉक्ट्रिन ऑफ त्रिमूर्ति की अगर बात करी जाए तो ये आपका मैतरयनी उपनिषद में देखने के लिए मिलती है। मेंशन ऑफ द ग्रेट फ्लड हमें सतपथ ब्राह्मणा में देखने के लिए मिलता है। दिस मीन्स कि अगर कहीं पे आपको जो ये जोग्राफिकल शिफ्ट हमने देखा था उसमें ये शिफ्ट का अगर कहीं पे हमें फ्लड अगर एज अ रीज़न हमें अगर प्रोवाइड करना पड़े तो उसका एविडेंस हम यहाँ पे क्या कौन सा प्रोवाइड करेंगे, सतपथ ब्राह्मणा। दिस मीन्स कि हम जो मेंशन ऑफ द ग्रेट फ्लड है कि मतलब उस टाइम पे फ्लड आई थी, इसका एविडेंस हमें सतपथ ब्राह्मण से मिल रहा है, और हम इस तरीके से अपने आंसर की जो क्रेडिबिलिटी को है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। द क्षत्रियास प्रेसिडेंस ओवर द ब्राह्मणास, कई ऐसे टेक्स्ट हैं जहाँ पे ब्राह्मण का प्रीडोमिनेंस देखने के लिए मिला है और कहीं पे हमें क्षत्रिय का डोमिनेंस देखने के लिए मिला है। ठीक है, पर लेकिन जो क्षत्रिय का जो डोमिनेंस ओवर द ब्राह्मण हमें जो देखने के लिए मिल रहा है वो हमें ऐतरेय ब्राह्मणा में देखने के लिए मिलता है। और सतपथ ब्राह्मणा है एक जिसमें कि आपका मेंशन ऑफ द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न सीज की बात करी गई है। देन ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स की बात आपकी ऋग्वेद के 10th मंडल में करी गई है। ठीक है, दीज आर सम द की कॉन्सेप्ट एंड देयर सोर्सेस। तो अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो ऋग्वेद का 10th मंडल है उसमें आपका कौन कौन सी चीज़ें मेंशन है। ठीक है, पास्ट जो प्रीवियस क्लास थी उसमें भी हमने कुछ 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेद से रिलेटेड कुछ की कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे, और अभी इस क्लास में भी हम देख रहे हैं। तो आपको इनको कंबाइन करके आपको कमेंट में मुझे आंसर प्रोवाइड करना है कि कौन कौन से 10th मंडल में किन किन कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैंशनड है। अगर तो मैं अगर आपसे पूछूं कि लेटर वैदिक पीरियड को एक सेंटेंस में आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ। आप सोचो और आंसर करो इसको कि आप कैसे इसको एक लाइन में डिस्क्राइब करोगे लेटर वैदिक पीरियड को। सोचो सोचो, डिटेल में सोचो, जो जो अभी तक हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है तो किस तरीके से आप इसको एज अ शॉर्टर फॉर्म डिफाइन कर सकते हो लेटर वैदिक पीरियड को।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए। तो अगर इसमें अगर आपका आंसर करूं तो मैं कह सकती हूं कि द लेटर वैदिक पीरियड वाज अ फेज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम अ प्रीडोमिनेंटली पेस्टोरल ट्राइबल सोसाइटी टूवर्ड्स एन इंक्रीजिंगली एग्रीकल्चरल स्ट्रेटिफाइड एंड टेरिटोरियल सोसाइटी। ठीक है, आप इन लाइन को एज अ इंट्रोडक्टरी भी आप यूज़ कर सकते हैं, एज अ इंट्रोडक्शन जब आपको मीन्स में जब आंसर राइटिंग करनी हो लेटर वैदिक पीरियड से रिलेटेड, तो आप इस तरीके की लाइन्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो यही आज की क्लास का हम सेंट्रल थीम था हमारा, जो कि हमने देखा कि जिसमें हमने देखा कि अर्ली वैदिक पीरियड क्या थी, ट्राइब्स और पेस्टोरलिज्म और सप्त सिंधु से रिलेटेड थी, और लेटर वैदिक आपका टेरिटरी, एग्रीकल्चर, स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रॉन्गर किंगशिप और रिचुअलिज्म से रिलेटेड थी। ठीक है, तो पर लेकिन क्या है, हिस्ट्री जो है यहीं पे आपके स्टॉप नहीं हो रही है। ठीक है, इन ट्रांसफॉर्मेशंस ने आगे चलकर आपका जो फर्टाइल गंगा प्लेन्स में लार्जर टेरिटोरियल स्टेट के इमरजेंस का फाउंडेशन ये आपका क्रिएट कर रही हैं, और इसी प्रोसेस को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट करेंगे विद द महाजनपदास एंड द राइज ऑफ द मगधास। सो एंशिएंट इंडिया की स्टोरी को आइसोलेटेड चैप्टर्स की तरह हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, बल्कि एक कंटिन्यूस चेन की तरह हमें पढ़ना है, इंटरलिंकेजेस डेवलप करनी है हमें। हर पीरियड अपने नेक्स्ट पीरियड की फाउंडेशन को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी पीरियड की अगर हम बात कर रहे हैं, लाइक जैसे कि अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में हम महाजनपद की बात करेंगे, तो जो ये वैदिक पीरियड है, स्पेशली द लेटर वैदिक फेज है, ये आपका महाजनपदास के इमरजेंस की एक फाउंडेशन की तरह जो है एक्ट कर रहा है, एंड दैट इज़ द रियल वे टू अंडरस्टैंड द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ द यूपीएससी। ठीक है, तो चलिए अब हम कल की क्लास में मिलेंगे। सो थैंक यू।